नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा के ताऊ को, जो मॉम के आगे ज़मीन पर गिरता नजर आया था। जब मॉम ने उसके हाथ को पकड़कर उसे धकेला था नहाने के लिए। पूजा की थी कविशा ने, पहली पूजा अपने इस ससुराल में। अमाल ने कविशा से अपने माथे पर तिलक लगवाया था और निकली थी आज के काम पर। मॉम ने शगुन का थाल भिजवाया था मम्मी के पास। तब मम्मी को कविशा की इस हरकत का, इसके बारे में पता चला था। कविशा भी पहुंच गई थी मम्मी के घर। तो बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। जो गाड़ियाँ मॉम ने भेजी थी वो अब हवेली की तरफ लौट रही थी। वाह मम्मी, ये कितना बड़ा घर है, बिल्कुल संजय लीला भंसाली की फिल्मों की सेट की तरह। प्रिया ने खिड़की के बाहर नजरें करते हुए कहा था। हाँ बेटा, कह तो सही रही है। मम्मी ने भी सजावट पर अपनी नज़र की थी, ये कहते हुए। बस भी करो तुम प्रिया, तुम्हें हर जगह ये फिल्मी बातें ही नज़र आती हैं। कविशा ने भवें से कोड़ ली थी प्रिया की इस बात पर, और ये अंदर आ चुके थे। हवेली के उस परिसर में आ चुके थे। हवेली को शानदार तरीके से सजाया गया था। ये सारे पेड़ आज अलग रोशनी में झूम रहे थे, चमक रहे थे। ये हवाएं अलग खुशनुमा माहौल बना रही थी। सर्दी की तो शुरुआत हो ही चुकी थी, तो उस वक्त की हवाएं ज़रा महसूस करके देखिए। और ये हवाएं सिहरा रही थी सबको थोड़ा थोड़ा। कविशा के पैरों में जो कांच ने निशान बनाए थे वो ज़रा तकलीफ़ दे रहे थे उसे, जिससे उसका चेहरा ज़रा मुरझा रहा था। और वो आमाल के कपड़ों में थी, जो वो इरिटेट कर रहा था उसे। अरे आंटी जी, आप, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उदय ये कहकर फट से मम्मी के पैरों में पड़ा था। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मम्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। आइए ना, आइए, अंदर आइए। कितनी बड़ी स्माइल थी उदय के चेहरे पर। अपनी तिरछी निगाहों से प्रिया की तरफ वो देख भी रहा था। चलो चुपचाप। उदय की निगाहों के बीच में कविशा आ गई थी, अपनी बड़ी आंखों के साथ, अपनी उखड़ी शब्द लेकर। ओह हाँ हाँ, आइए ना भाभी, आइए। उदय ने सर झुकाते हुए भाभी की बात का जवाब दिया था। अरे समधन जी, आइए आइए। मॉम के कदम इधर आ गए थे और उन्होंने मम्मी का स्वागत हाथ जोड़कर किया था। और तू तू क्या कर रहा है यहाँ? जाकर अमाल को फ़ोन लगा, देख वो कहाँ रह गई है। इतनी देर तो नहीं करती मेरी बेटी विराज। मॉम ने उदय की तरफ अपना रुख करते हुए ज़रा कठोर शब्द किए थे और उनकी आंखों में ज़रा फिक्र थी। क्या हुआ बहन जी, अभी बिटिया घर नहीं आई? मम्मी ने बड़ी कोमल आवाज़ से मॉम से पूछा था। उनकी आवाज़ में अमाल के लिए चिंता देखकर कविशा ने उन्हें हैरानी से तो देखा ही देखा था, मगर अपना मुंह बिदोर लिया था। ये सभी लोग आगे बढ़े थे। कविशा अपना बैग लिए कमरे की तरफ चल पड़ी थी। मैं ले लेता हूँ ना भाभी, बैग मुझे दे दो। उदय ने बैग पकड़ना चाहा था। हाथ मत लगाना मेरे बैग को। कविशा की बड़ी आंखें हुई थीं और उसकी बड़ी आंखों को देखकर पीछे हो गया था उदय। तेरे कमरे में मैंने आज के कपड़े भिजवा दिए हैं, तो आज वही पहन कर आना। सारे मेहमान आ चुके हैं लगभग, बस मेरी बेटी के आने की देर है। तो जा, जल्दी से तैयार हो जा। मॉम ने ऑर्डर दिया था कविशा को मम्मी के सामने ही, और कविशा ने घूर कर देखा था मॉम को, मगर वो कुछ कह नहीं पाई थी, कुछ कर नहीं पाई थी। तभी मम्मी उसकी तरफ एक कदम ले गई थी। देख कविशा, अब जो हो गया है उसे निभा। तू अब इस घर की इज्जत है, तो जैसा वो कह रही हैं वैसा कर। मेरा नाम रख, मेरा पद रख। जा, तैयार हो जा। घूरने के इरादे में तो कविशा ने अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ा, और अपनी मम्मी को घूर कर उसने तिरछी पलकों से मॉम को भी घूरा था। और इन दोनों को घूरते हुए, अपना गुस्से का घूंट पीते हुए वो आगे चली गई थी। रूम में पहुंची थी वो।
कविशा जाकर उसने अपना बैग एक जगह खड़ा कर दिया था। सब के सब मुझ पर हुक्म चलाने आए हैं, ना जाने। देखूंगी एक दिन, सबको बताऊंगी, सबको दिखाऊंगी मैं क्यों पहनी हूँ ये ड्रेस। ये कहते हुए उसने उस ड्रेस के डब्बे का, बॉक्स का ढक्कन ज़रा ज़ोर से मारा, जो उड़कर नीचे गिरा। और उस डब्बे में ड्रेस थी जो हल्के गुलाबी कलर की थी, बहुत खूबसूरत। एक पल के लिए कविशा की निगाह उस पर टिकी थी। मैं क्यों पहनूं ये ड्रेस, मैं नहीं पहनूंगी, मैं भी देखती मुझे कौन पहनाता है ये ड्रेस, ये कहा था कविशा ने। लेकिन फिर उसे अपनी मम्मी का चेहरा अपनी नज़रों के सामने दिखाई पड़ा था। क्या करूं मैं, मम्मी के लिए मैं अपने गुस्से को पीसा था उसने, जिस तरह अपने दांतों को पीसा था। जॉलाइन दबाकर टाइट कर ली थी उसने, और वो ड्रेस उठाकर वो बाथरूम में चली गई थी। डोर उसने ज़ोर से लॉक किया था, अगर मजबूत ना होता तो टूट कर गिर जाता। कविशा अंदर जाकर नहाने लगी थी। पानी की आवाज़ में कोई और आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी थी। तभी रूम का डोर जो है वो ओपन हुआ था। एक लड़खड़ाते अंदाज में दरवाजे का पल्ला ज़रा दीवार से लगा था, और जाकर कुछ कदम रुक से गए थे ड्रेसिंग टेबल के पास। अलमीरा खुली थी और उसमें से कुछ कपड़े निकले थे। वो कविशा थी। कविशा ज़रा लड़खड़ा रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वो वॉशरूम की तरफ गई थी। उसने नोक घुमाया तो बाथरूम को बंद पाया। कौन है, तमीज़ नहीं है, अंदर कोई है। उसकी दर्द भरी जो सिकुड़ी हुई भवें थी वो मुस्कुरा दी थी कविशा की आवाज़ सुनकर। ख्वाब तो देखा था मैंने इसी तरीके का, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं, दर्द भरी आवाज़ में कहा था अमाल ने। और वो जाकर अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई थी। उसने अपना शर्ट उतार दिया था। उसकी शर्ट खून से रंगी हुई थी। वो अपने इनर वेयर को उतारने की कोशिश कर रही थी। तभी कविशा वो ड्रेस पहने इस तरफ आ गई थी। कौन हो? तब इतना ही बोल पाई थी कविशा कि उसकी आंखें अमाल की बैग पर अटक गई थी। उसके बैग से खून निकल रहा था। फिर कविशा की नज़र उसकी शर्ट पर गई जो खून से रंगी हुई थी। माय गॉड! एक लंबी सांस ली थी कविशा ने। उसकी भवें ज़रा डर सी गई थी। ये ये क्या है, कि क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, कविशा ने दूर से ही पूछा था। कुछ नहीं, ज़रा सी चोट लगी है, मैं बुला कर लाती हूँ किसी को। कविशा के घबराते कदम ज़रा दरवाजे की तरफ बढ़े थे। नहीं, बाहर मत जाना, किसी को पता नहीं है बाहर, बाहर मत बताना जाकर, मॉम परेशान होंगी, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। दर्द में थी अमाल। कविशा ने अपनी भवों को सिकोड़ लिया था उसकी बात सुनकर। ये छोटी सी चोट है तुम्हारे लिए, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगी, तुम चुप रहो प्लीज़, अमाल ने कहा था कविशा को। हाँ ठीक ही कहा तुमने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, आई डोंट केयर। ये कहकर कविशा मुड़ गई थी और अपने गीले बालों को टॉवल से ज़रा वाइप करने लगी थी। अमाल को दर्द हो रहा था। वो उसी दर्द में अपने इनर वियर को निकालने की कोशिश कर रही थी और सामने पड़ी कॉटन से वो ब्लड बार बार साफ़ कर रही थी। उसकी पीठ पर चाकू का एक घाव था। ये तो चाकू का घाव है, पक्का किसी से लड़कर आई होगी, धीरे धीरे कहा था कविशा ने अपने आप से, क्योंकि वो देख रही थी अमाल का वो बैग। अमाल से इनर वियर खुल ही नहीं रहा था, इतना दर्द हो रहा था उसे। तभी वो आगे की तरफ बढ़ी थी, कोई ऑइंटमेंट उठाने के लिए या फिर कोई लोशन। तभी अमाल की चेस्ट ज़रा लड़खड़ा गई थी और वो ज़मीन पर हो गई थी। फट से कविशा ने जाकर उसके कंधे को पकड़ लिया था, जिससे उसका सूट उसकी बैग से चिपक गया था और खून उसकी उस ड्रेस पर लग चुका था। उठो! गुस्से में थी कविशा, लेकिन वो अभी अमाल को उठा रही थी। बैठो इधर। मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही हूँ, तो कुछ और मत समझना इसके बारे में। कविशा ने अपनी जॉ लाइन दबाई थी। क्या कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं करना ये। नहीं कविशा,
अपने आप से ही बातें कर रही थी वो। अमाल की इनरवियर को उसने खोल लिया था और उसकी बैग को कॉटन से दबाकर कस कर उसने पकड़ लिया था। ऐसे नहीं रुकेगा ब्लड। तो तो फिर कैसे रुकेगा? हाँ, और तुम कहाँ गई थी ये चाकू चलाने, छुरियाँ चलाने? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? छोड़ क्यों नहीं देती हो ये? कविशा के वर्ड में जितनी दबाव था उसके हाथ में भी पड़ रहा था। अमाल सिर्फ सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। कविशा ने उस कॉटन को हटाया तो देखा ब्लड अभी भी निकल रहा है। मैं क्या करूं? वहीं फर्स्ट एड पर उसकी नज़र पड़ी थी। फर्स्ट एड उसने उठाया था फटाफट। उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। मुझे बाहर जाना होगा इस लेकिन लाने के लिए। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारी ड्रेस पर खून लग चुका है। अमाल ने ये कहते हुए ज़रा रिस्ट पकड़ ली थी कविशा की, क्योंकि वो एक कदम बाहर की तरफ ले चुकी थी। छोड़ो मेरा हाथ। उसने कस के अपना हाथ छुड़ा लिया था। उसे ज़रा गवारा नहीं था कि अमाल उसकी कलाई को भी पकड़े। चुपचाप से यहीं बैठी रहो, समझी? तुम कोई कहीं की वंडर वुमन नहीं हो कि तुम बिना उसके ठीक हो जाओगी। चुपचाप से यहीं बैठी रहो। फटाफट से कविशा ने जाकर अपने बैग खोला था और अपने बैग से उसने एक अलग रंग का सूट निकाल लिया था जो आज के समारोह से बिल्कुल मैच नहीं खाता था। फट से वो सूट पहनकर वो वापस आई थी और फट से वो जाकर बाहर से आइस ले आई थी। आइस को उसने अपने दुपट्टे में लपेटा था और अमाल के ज़ख्म पर रखा था। अमाल को दर्द हो रहा था। अमाल ने अपनी आँखों को बंद कर लिया था। उसके चेहरा बिल्कुल बदल गया था। कविशा ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसे अजीब सा दर्द फील हुआ। उसकी भवें जो गुस्से और चिढ़ में सिकड़ी हुई थी उसका भाव बदल गया। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने उस भाव को अपने चेहरे पर आने ही नहीं दिया, झटक दिया। अमाल ज़रा पेन में हो रही थी। उसकी शर्ट बिल्कुल खून से रंग चुकी थी। तुम्हें कितना ब्लड निकल चुका है तुम्हें मालूम है? तुम क्यों ये काम करती हो? हाँ, तुम्हारी पूरी शर्ट खून से तरबतर है और ये खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तो पता नहीं कितना खून है तुम्हारे अंदर। कविशा ने बर्फ़ को दबाते हुए कहा था। अपना शोल्डर ज़रा टेढ़ा किया था अमाल ने। वाह, अभी दर्द हो रहा है तुम्हें? जब ये जख्म खाया था तब दर्द नहीं हो रहा था? हाँ, हंस रही थी अमाल इस दर्द में भी। उसके दिल को अच्छा लग रहा था। कविशा उसके दर्द को फील कर रही थी और उसके दर्द के लिए उसे ही डांट रही थी। कितना अच्छा अनुभव था ये अमाल के लिए। तुम हंस क्यों रही हो? उसके मुस्कुराते लब देख लिए थे कविशा ने। हाँ, मज़ा आ रहा है तुम्हें? हाँ। कविशा की भवें कभी सिकुड़ती तो कभी फैल जाती हैं। उसने ये बड़बड़ाते हुए ही उस बर्फ़ को हटाया। बर्फ़ आधी पिघल चुकी थी। अभी दरवाजे पर नॉक हुआ था। कौन है? कविशा ने चिढ़कर पूछा। भाभी, मॉम बुला रही हैं। हाँ जाओ, मैं आ रही हूँ। मॉम बुला रही हैं, चमचे कहीं के। उसने ये कहकर अपना रुख अमाल की तरफ किया था। अमाल हंस दी थी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? क्या करूँ? जो ख्वाब मैंने देखा था वो पूरा हुआ। मैंने ख्वाब देखा था कि जब मैं अपने कमरे में आऊँ तो तुम मेरे सामने हो, और ये हुआ। आज मैं जब अपने कमरे में आई तुम मेरे बाथरूम में थी। मेरा पहला कदम है ये। कोई पहला कदम नहीं है, समझी? समझी तुम? ज़्यादा गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये इंसानियत के नाते कर रही हूँ मैं। हाँ, मालूम है तुम ये इंसानियत के नाते कर रही हो, लेकिन हो तो मेरी शादी में, हो तो मेरे रूम में, हो तो मेरे बाथरूम में ना। अपनी इन दर्द भरी आँखों में भी प्यार भरा था अमाल ने कविशा के लिए, और उन्हीं आँखों से उसने पलट कर कविशा को देखा था। कविशा की आँखों में चिढ़ गुस्सा ज़रूर था, लेकिन ये भाव लिए भी वो अमाल की आँखों से कनेक्शन बना गई थी। एक बहुत अजीब सा कनेक्शन जो खींच रहा था एक दूसरे को। लेकिन कविशा इस कनेक्शन से अपने आप को खींच रही थी और कामयाब हो गई थी। सीधी हो जाओ, खून रुक गया है, इस पर मैं बीटाडीन लगाकर बैंडेज लगा देती हूँ।
तो क्या तुम कल वाली बैंडेज का बदला ले रही हो? अमाल ने हंसकर पूछा। बिल्कुल। तुमने मेरे ज़ख्म पर मरहम लगाया और अब मैं तुम्हें ये वापस कर रही हूँ, समझी तुम? जब ब्लड रुक गया, कविशा ने कॉटन में बिटाडीन लगाकर उस जख्म को चारों तरफ से क्लीन किया। कविशा ने देखा कि घाव बड़ा गहरा है। मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कि घाव तो बहुत गहरा है और ब्लड सिर्फ मुझे लगता है थोड़ी ही देर के लिए रुका हुआ है। तुम बैंडेज कर दो, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। मुझे मॉम के सामने जाना है, वरना वो परेशान होंगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी। तो उन्हें बता दो ना। नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, समझी तुम? बैंडेज करो जल्दी। अमाल ने, मैं तुम्हारा ऑर्डर रिसीव करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ, समझी तुम? कविशा ने उसके ऑर्डर देते ही कहा। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ तुम्हें, बैंडेज कर दो। कविशा ने बैंडेज कर दिया था अमाल के बैग पर। थैंक यू। अमाल अपने दर्द के साथ ही अलमीरा की तरफ बढ़ी थी। अलमीरा से उसने अब दूसरे कपड़े निकाल लिए थे जो कविशा की ड्रेस से, सूट से मैच हो रहे थे। वो अब अपना कुर्ता पहनने लगी थी। उसका चेस्ट विदाउट क्लोथ था। कविशा के सामने जब वो मुड़ी थी अपनी चेस्ट के साथ, तो कविशा ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी। ये देखकर अमाल हंसती थी। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तो तुम कपड़े पहन लो जल्दी। कविशा के ये लफ्ज़ थे। हाँ पहन रही हूँ, बट तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो देखो ना। तो क्यों देखूँ? तुमने क्या इसके लिए भी मुझे वो किया हुआ है? मैं नहीं देखूँगी, कपड़े पहनो जल्दी। अपनी बंद आँखों से ही कविशा ने कहा था। अमाल ने मुस्कुराते हुए कैसे ना कैसे अपने कुर्ते को अपने उस बाजू में डाला और फट से गले से उतार लिया। और अब उसने अपना पैजामा भी पहन लिया था। पैजामा पहनकर वो मुफलर ढूंढने लगी थी। तुम आँखें खोल सकती हो। हाँ, ये सब नहीं, तुम रहने दो, मैं वापस आऊँगी तो कर लूँगी। कविशा ने वो शर्ट उठानी चाही थी, लेकिन अमाल ने उसे मना कर दिया था। अमाल बाथरूम की तरफ गई थी। उसने अपने चेहरे को धोया था, अपने बालों को ठीक किया था, अपनी गर्दन को ठीक किया था। फिर बाहर आकर वो अपने मुफलर ढूंढने लगी थी। मेरा मुफलर कहाँ है? अब ये मुफलर तो कविशा लेकर गई थी। अब मैं क्यों बताऊँ मैं लेकर गई थी? मैं नहीं बताऊँगी, वरना फिर इसका कोई मतलब निकाल लेगी ये। बड़बड़ाई थी कविशा। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं क्यों कहूँगी, और कहूँगी तो बुलंद आवाज़ में कहूँगी तुमसे। डरती हूँ क्या? नहीं, तुम किसी से नहीं डरती हो, है ना? अमाल की आधी बंद नज़रें कविशा पर पड़ी थी और उसके कदम कविशा की तरफ हुए थे। कविशा के करीब आई थी अमाल, एकदम करीब। हाँ, वही एक हाथ की दूरी पर। क्या है, तुम करीब क्यों आ रही हो? हाँ, एक कदम पीछे ले लिया था कविशा ने। कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को करीब से देखना चाह रही थी। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, समझी तुम? क्या लगा रखा है तुम माँ बेटी नहीं है? हाँ अच्छा, तुम मेरी बीवी नहीं हो तो फिर फेरे किसके साथ लिए थे? मेरे भूत के साथ? हाँ, मैं तुम्हारे भूत के साथ फेरे ज़रूर ले सकती हूँ, उसकी बीवी ज़रूर बन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं, समझी तुम? ये कहते कहते कविशा पीछे हुई थी और अमाल उसके आगे आगे, और ये कविशा दरवाजे से जाकर टकरा गई थी, जिससे पीछे जाने की जगह ही नहीं थी। अमाल अब करीब हो गई थी कविशा के। कविशा की धड़कन तेज हो गई थी। तभी दरवाजे पर नॉक हो गया था। कौन है? कविशा ने पूछा। भाभी चलिए ना, मॉम जी बुला रही हैं। उदय ही था। हाँ हाँ आई,
फटाफट से कविशा ने दरवाज़ा ओपन कर दिया था। ओपन करते ही वो बाहर चली गई थी और उदय की नज़र अमाल पर पड़ी थी। बॉस, आप इधर? मैं आपको कब से कॉल लगा रहा हूँ, आप कॉल क्यों नहीं उठा रही है? बस ना, मैं आ गई ना। आप ठीक तो हैं बॉस? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल। अमाल ने ये कहा था और अपने कदम उसने बाहर की तरफ कर दिए थे। मॉम कुछ बातें कर रही थी कुछ लोगों के साथ। जब उन्होंने कविशा को दूसरी ड्रेस में देखा तो उनकी भवें ज़रा ताव ले गईं। उन्हें गुस्सा आ गया। अमाल अब कविशा के साथ आ गई। जब मॉम ने अमाल को देखा तो उन्होंने एक ठंडी सांस ली। तूने ये कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना, जो ड्रेस मैंने भिजवाई है वही पहनना। फिर तूने ये कपड़े क्यों पहने? मॉम ने ज़रा सख्त लहजे से पूछा था कविशा से। कविशा कहती भी तो क्या कहती, वो कुछ कहे इससे पहले अमाल बोल पड़ी थी। मॉम, मैं लेकर आई थी। मैंने सोचा मुझसे ज़रा मेल खाते हुए पहन ले तो अच्छा लगेगा और दुनिया को भी पता चलेगा। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। लेकिन बेटा, तेरी आवाज़ को क्या हुआ? मॉम ने अमाल की आवाज़ को पकड़ लिया था। कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ी सी थकावट है। अच्छा, ठीक है। ये समारोह ख़त्म हो जाने के बाद जब मेरी बेटी की मालिश कर देना, समझी? चल अब बैठ उधर। कविशा को ऑर्डर दिया था मॉम ने। मैं क्यों बैठूं? मैं नहीं बैठूंगी, प्लीज़ चलो। ये कहते हुए अमाल ने कविशा की बंद मुट्ठी को अपने हाथ में थामा था। कविशा ने मुट्ठी को खोला ही नहीं। अमाल ने उसकी मुट्ठी को ही अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और चेयर की तरफ जाकर बढ़ गई और ये दोनों चेयर पर बैठ गए। सभी मेहमानों ने इस जोड़ी को आशीर्वाद दिया। सभी ने खाना खाया। सभी के सामने मॉम का सर ऊंचा हुआ। सभी ने कविशा की तारीफ़ की। मॉम से पूछा। सभी गांव वालों को भोज कराया था मॉम ने। सभी गांव वाले ने मॉम को तो दुआएं देते ही चले आए थे वो लोग, लेकिन आज उस सभी गांव वालों ने कविशा को भी दुआएं दी। जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं थीं कविशा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे गई। एक एक आशीर्वाद ने अलग अलग रंग छोड़ा था कविशा के दिल पर। और एक ने तो ये भी कहा, जल्दी से अपना वंश आगे बढ़ाना। एक बुज़ुर्ग महिला एक लड़की को एक लड़की से शादी करने पर ये आशीर्वाद देती है, तो ये बात कैसे कैसे नहीं जाकर लगेगी दिल में। कविशा के भी लगी। इतनी सारी ब्लेसिंग। वो अपने मन में ज़रा मायूस हुई। एक गुंडी के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग, पागल हो गए हैं लोग भी। कविशा ने अपने मन में कहा था, लेकिन क्या वो जानती थी कि मॉम जी थी क्या वो जानती थी कि अमाल किस तरीके की गुंडी थी? अमाल को ये घाव दिया किसने? इतना गहरा घाव उसे आया कैसे? सब जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। इतनी ज़रूरी है आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए, उतनी ही ज़रूरी आपकी कमेंटिंग भी है। तो कमेंट करिए, बात कहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या ही कहूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा दीजिए और सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, कीप लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए दुआ करिए जल्द मिले उसके लिए। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।